दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अखंड भारत के बारे में कि अखंड भारत होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों के बारे में बात करेंगे। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं जो कि डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके पहले मैंने हिंदू राष्ट्र के ऊपर भी बात करी है। उसमें मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट और पॉजिटिव एस्पेक्ट रेस्पेक्टिवली बात करी है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, अन्यथा आप चैनल पर जाकर जस्ट इसके पहले वाले वीडियो जो अपलोडेड है आप उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अखंड भारत के नक्शे के ऊपर। तो कहीं कहीं पे आपको अखंड भारत का ये वाला नक्शा दिखता है, जहाँ पे म्यांमार से लेकर के अफ़गानिस्तान और तिब्बत से लेकर के श्रीलंका तक दिखाया जाता है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो दूसरा नक्शा आपको ये दिखता है, जिसमें इंडोनेशिया और फिलीपींस वगैरह भी और अरब देशों को भी शामिल किया गया है। इसके बाद यदि हम लोग और बात करें तो इसमें किर्गिस्तान से लेकर के श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस तक शामिल किया गया है। कुछ भाग चाइना के भी लिए गए हैं, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ये भाग है चाइना के। अब हम लोग दूसरी बात करें तो ये जो अखंड भारत का नक्शा है, जिसको जम्बू द्वीप करके लिखा हुआ है, तो इसमें तुर्की वगैरह और मतलब कि सऊदी अरब, इजिप्ट और रूस, अलास्का वगैरह, जापान, चीन और सारे देशों को लिया गया है। उसके बाद फिर ये जो अखंड भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें सिंपल केवल दक्षिण एशिया को लिया गया है। और इसके बाद फिर ये महाभारत काल का भारत का नक्शा है। एक अखंड भारत का नक्शा ये वाला है, फिर एक ये है और फिर एक ये है। तो हम लोग एक एक करके सब कुछ जानेंगे, सब कुछ धीरे धीरे बातें भी करेंगे और जानेंगे किस तरीके से अखंड भारत की बात करी जाती है। देखिए, अखंड भारत, सबसे पहले तो ये जानना होगा क्या ये पॉसिबल है, क्या अखंड भारत बनना पॉसिबल है या नहीं है। कई सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा लाइक्स कमाने के लिए आपको हवाई बातें बताते हैं, वैसी बातें बताते हैं जो कि रियलिटी पे बिल्कुल खड़ी नहीं उतरती है, लेकिन वो आपके फैंटेसी को सूट करती है, आपके इमेजिनेशन को वो सपोर्ट करती है, तो आप वहाँ पर धड़ल्ले से लाइक कमेंट कर देते हैं। मैं वैसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं लाइक कमेंट का भूखा नहीं हूँ। आप चाहें तो कोई भी कमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मैं सारे तरह के कमेंट्स को अपने चैनल पे अलाउ करता हूँ, और लाइक्स डिसलाइक्स का भी बटन तो ऑलरेडी ओपन रहता ही है। देखिए, आज के समय में जो ये वाला नक्शा आप देख रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग बात करें, यदि जो ये वाला नक्शा है ये भी पॉसिबल नहीं है, कतई भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला नक्शा भी पॉसिबल नहीं है। ये तो मुझे लगता है ये तो अगले 2-3 हज़ार वर्षों में भी ये पॉसिबल नहीं है। ये इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये तो महाभारत कालीन है, तो इसका तो कोई चर्चा ही नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और वो पॉसिबल क्यों नहीं है इसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर। तो इसमें दरअसल जो आपको जो मुख्य देश हैं वो है श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, और कुछ हिस्सा अगर आप तिब्बत का भी रखें, तिब्बत भी आ जाएगा इसमें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। वैसे तिब्बत आना चाहिए नहीं आना चाहिए ये डिपेंड करता है, और ज़्यादा चांस है कि तिब्बत लेने के लिए आपको चीन से लड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग तिब्बत के ऊपर बात करते हैं कि तिब्बत लेने के लिए जो चीन से लड़ने की ज़रूरत है, तो ये ऐसा कब कब हो सकता है। ऐसा तब हो सकता है
जब चीन का विघटन हो जाए, तिब्बत एक सेपरेट कंट्री बनता है। सिंजियांग, जिसको तुर्किस्तान कहते हैं, वो एक सेपरेट कंट्री बनता है। और हान चाइनीज़ लोगों का एक अलग कंट्री रह जाता है चीन नाम से। इस तरीके की जब चीन का विघटन होता है, चीन टूट जाता है सोवियत यूनियन की तरह, तो फिर उस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी है कि तिब्बत एक सेपरेट कंट्री बन जाए। लेकिन ये कतई पॉसिबिलिटी नहीं है कि तिब्बत भारत में शामिल हो जाए। इसके लिए तिब्बत जैसे ही सेपरेट कंट्री का आइडेंटिटी गेन करेगा, वैसे ही भारत को तिब्बत के ऊपर क्लेम करना पड़ेगा, जो कि भारत कभी नहीं करेगा। क्योंकि तिब्बती शरणार्थियों को ही हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश और आपके दिल्ली वगैरह में कई सारे तिब्बती लोग शरणार्थी बन कर के रह रहे हैं। तो जिस लोगों को आपने शरण दिया हुआ है, आप उसके देश पे क्लेम कैसे कर सकते हो? तिब्बत पे कभी भी भारत क्लेम नहीं करेगा। अतः हिमालय के उस पार न कभी भारत की सीमा गई कुषाण साम्राज्य को छोड़कर। जो कुषाण साम्राज्य था भी तो वो भारतीय साम्राज्य नहीं था, वो भी एक चीनी साम्राज्य ही माना जाएगा। तो न बाद में कभी जाएगा। तो तिब्बत का बात ख़त्म हो गया। दूसरी बात आती है अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की, नेपाल की, बांग्लादेश की, म्यांमार की। दोस्तों, 1935 को आप याद करें। 1935 या फिर 1930-20 के आसपास ये एक असल नक्शा था। ये जो अफ़गानिस्तान के कुछ भाग आपको दिख रहे हैं, ये कश्मीर वगैरह, ये नेपाल को छोड़कर, ये नेपाल को छोड़कर, ये और भूटान को छोड़कर श्रीलंका वगैरह म्यांमार के साथ भारत का नक्शा था। ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर भारत को अलग कर दिया गया, मतलब कि श्रीलंका और म्यांमार ये सब अलग हो गए। श्रीलंका हमेशा से ही अलग था, मतलब म्यांमार अलग हो गया और म्यांमार अलग ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ गया। पहले सारे एक ही टेरिटरी के अंदर थे, ब्रिटिश एम्पायर के। तो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो बात है कि म्यांमार को क्या हम लोग ले सकते हैं? तो बिल्कुल म्यांमार को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, म्यांमार को हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन ये तब हो सकता है जब भारत में कोई हिटलर जैसा या डिक्टेटरशिप आती है, भारत से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है और फिर भारत बांग्लादेश म्यांमार इन सब पे आक्रमण कर देता है और फिर इसको जीत लेता है। क्योंकि कोई भी कंट्री जो अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना चुकी है, चाहे वो पहले आपसे आपके देश का ही भाग क्यों न हुआ करती हो, जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के ही भाग थे, लेकिन आज ये अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बना चुके हैं। इन लोगों को इनका इतिहास पता है कि पहले ये भारत के ही हिस्से हुआ करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग अब भारत में शामिल नहीं होना चाहेंगे। तो वैसे देश, आप ये सोचिए, तो वैसे देश क्यों शामिल होना चाहेंगे जो हमेशा से भारत से अलग रहे, जो हमेशा से भारत से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, वो ऐसा क्यों होना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात है, जो लोग भी इंडोनेशिया, फिलीपींस वगैरह पे क्लेम करते हैं, वो इस बेस पे क्लेम करते हैं कि चोल साम्राज्य ने वहाँ पे कभी जीत लिया था श्रीलंका को, कभी तमिल किंग जीत लेते थे, कभी कहीं पे जीत लेते थे। इस चीज़ों पे क्लेम किया जाता है। लेकिन आप इस दूसरे पहलू को ये भी तो देखिए कि जो तमिल और तमिलनाडु और जो चोल साम्राज्य की जो बात जब आती है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों का जो हिंदू और सनातन इन सब चीज़ों से जो रिलेशन है, ये लोग अपने आप को उस चीज़ों से जोड़कर नहीं देखते हैं। वो लोग अपने आप को केवल शैव मानते हैं, न कि हिंदू। तो शैव मानते हैं मतलब शिव भगवान को मानने वाले। दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग भी ऐसा मानते हैं, वो लोगों का जिस जिस चोल साम्राज्य और अलग साम्राज्यों की आप बात कर रहे हैं जिस पे वो क्लेम किया जाता है, उन लोगों ने का अपना अलग इतिहास रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप जो आप देख रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर जितने भी साम्राज्य रहे, वो कुछ कुछ साम्राज्यों को छोड़कर वो
तमिलनाडु और एक्सट्रीम साउथ हमेशा से कुछ ऐसी बात रही है कि वो हमेशा से अलग ही रहा, उस पर किसी ने कब्जा नहीं किया, ना मुग़ल कर पाए ना कोई और कर पाया। बहुत बड़े बड़े साम्राज्य रहे, ना गुप्त कर पाए, कोई नहीं कर पाए। तो उनका तो वो हमेशा से अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी में रखते हैं। वो ब्रिटिश जब आए, जब उन्होंने सारा कॉलोनाइजेशन करना शुरू किया, तो फिर सारा एक भारत के रूप में आया। दूसरी बातें ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान है, इसके हिस्ट्री को आप जानते होंगे कि इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर का अर्थात होता है कि जहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुपर पावर आकर धाराशाही हो गए। जैसे कि आप ये देखिए, मॉडर्न युग में आप सबसे पहले अफ़गानिस्तान पे किसने क्लेम करा? सबसे पहले अफ़गानिस्तान को जीतने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश ही गए थे, क्योंकि ब्रिटिश पाकिस्तान और ये सब तो जीत चुके थे। तो वो चाह रहे थे कि अफ़गानिस्तान को भी जीता जाए। तो आपको पता होगा कि केवल एक डॉक्टर घोड़े पर बचकर भागा था। जितने भी लोग गए थे लड़ने के लिए अफ़गानिस्तान में, आप एंग्लो अफ़गान वार की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। वहाँ पे केवल एक लोग बचकर आए थे, वो भी जानबूझकर अफ़गानिस्तान से उन्हें छोड़ दिया गया था ताकि वो आकर सारी कहानी बता पाए। और बहुत बुरे हालत से वो बचकर आया था ताकि वो सारी कहानी बता पाए। नहीं तो अगर सब के सब मारे जाते तो फिर वन साइडेड हिस्ट्री हो जाती, जो अफ़गान बताते वही हो जाती। तो तारीख़ में उसे बायस्ड बता दिया जाता कि ये लोग बायस्ड हैं। तो इसलिए एक को छोड़ दिया गया था, तो न ही ब्रिटिश कब्जा कर पाए। उसके बाद जब सोवियत यूनियन कम्युनिज़्म का झंडा लेकर आगे बढ़ रहा था, तो वो भी अफ़गानिस्तान को कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहता था। और सोवियत यूनियन ने अपनी एक कब्जा करने के बजाय वो कम्युनिस्ट सरकार का गठन करता है, जिसे इस्लामिक रेडिकल लोग अपोज करते हैं। और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन डिसाइड करता है कि हम इस पर फाइनली ही अटैक कर देते हैं, इस पे अफ़गानिस्तान पे इन्वेड कर देते हैं। 20 साल लड़ने के बावजूद अफ़गानिस्तान को सोवियत यूनियन जैसा बड़ा देश नहीं जीत पाता है। उसके बाद कौन क्लेम करता है? उसके बाद वो लादेन अटैक कर देता है। फिर यूएसए उतरता है डेमोक्रेसी लाने के लिए। जैसे सोवियत यूनियन कम्युनिज़्म लाने के लिए उतरा था, वैसे बाद में फिर यूएसए आता है डेमोक्रेसी लाने के लिए, और डेमोक्रेसी नहीं ला पाता है। और फिर आपको पता होगा कि यूएसए भी अभी वापस अपने गांव चला गया है। तो यहाँ पे ना कम्युनिज़्म आ पाया अफ़गानिस्तान में, ना डेमोक्रेसी आ पाया, ना कोई भी चीज़ें आ पाई। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो एक पहाड़ी या प्लेट्यू टाइप रीजन है। और यहाँ पे जितने भी नेटो आए, सभी कोई आए, यहाँ पे लड़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं इसमें ये भी ऐड कर दूँ कि इन लोगों को हराया जा चुका है। ऐसा नहीं है कि अफ़गानिस्तान को कभी कब्जा नहीं किया गया, अफ़गानिस्तान को बहुत बार कब्जा किया जा चुका है। जैसे कि बिहारियों ने अफ़गानिस्तान को कब्जा किया था मौर्य साम्राज्य के टाइम पे। उसके बाद सिखों ने कुछ पार्ट अफ़गानिस्तान के कब्जा किए थे। उसके बाद फिर जो अलेक्जेंडर आ रहा था, जिससे हम लोग सिकंदर कहते हैं, उसने भी अफ़गानिस्तान पे क्लेम किया था। फिर मंगोल साम्राज्य था, उसने भी अफ़गानिस्तान को जीता था। तो कई बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को पूरी तरीके से जीता है। जैसे कि आपका मौर्य साम्राज्य ने अफ़गानिस्तान को जीता है, लगभग 95% अफ़गानिस्तान को जीत लिया है मौर्य साम्राज्य ने। और आपको पता होगा अफ़गानिस्तान के यहाँ पर ही ऑक्ज़ारेट्स नाम का जो साम्राज्य था, जिसका मतलब कि जिसकी बाद में जो उस साम्राज्य के जो राजा थे, उसकी बेटी का नाम रोक्साना था। और रोक्साना से ही बाद में फिर शादी हो जाती है, मतलब कि घुल मिल जाते हैं अलेक्जेंडर के सेल्यूकस के साम्राज्य के राजा और इन लोगों का। तो उसके कारण भी विघटन का एक कारण बनता है। तो आप ये देखिए कि मंगोलों ने तो पूरा जीत लिया। फिर आप ये देखिए कि एक साम्राज्य ईरान से ओरिजिनेट हुई थी, एक्यामेनिड एम्पायर। एक्यामेनिड एम्पायर ने भी अफ़गानिस्तान को पूरा जीत लिया है। तो हिस्ट्री में कई बार अफ़गानिस्तान को जीता जा चुका है। मेडाइवल पीरियड में, एंशिएंट पीरियड में अफ़गानिस्तान को जीता जा चुका है। लेकिन मॉडर्न पीरियड में अफ़गानिस्तान को
जब से अहमद शाह अब्दाली के बाद अफ़गानिस्तान का गठन हुआ है, उसके बाद से किसी ने भी अफ़गानिस्तान को नहीं जीता है, कोई कोई भी सुपर पावर रही हो। और इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि एंशियंट और मेडाइवल पीरियड में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, वहाँ पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ह्यूमैनिटी को नहीं देखा जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि हमें किससे लड़ना है, किससे नहीं लड़ना है। वो पूरा सफाया करते थे। वो जाते थे और केवल उनको ज़मीन चाहिए होती थी, बाकी वो औरतों को कब्जा लेते थे या मार देते थे, या बाकी जो भी होते थे सबको मार देते थे, सबको ख़त्म कर देते थे। तो वहाँ पे कंप्लीट लड़ाई होती थी, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होता था। जबकि जब से आपके मॉडर्न पीरियड में ऐसा नहीं, मॉडर्न पीरियड में केवल सेनाओं में लड़ाई होती है। और सेनाओं में लड़ाई होती है, इससे क्या होता है कि जो प्रजा होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उसको अटैक नहीं किया जाता है। तो इस कारण से अफ़गानिस्तान बार बार बच जाता है, क्योंकि ये लोग छुप जाते हैं उन्हीं के बीच में, और सेना जो अपोजिशन सेना होती है उस वो मजबूर हो जाती है वहाँ पे बम नहीं गिराने के लिए। नहीं तो आप ये सोचिए, आज के समय कोई भी कंट्री चाहे, जिसके पास एक बढ़िया एयरफोर्स हो, बढ़िया नेवी हो, वो कोई भी कंट्री अफ़गानिस्तान को जीत सकती है, अगर वो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहे तो। कंप्लीट अफ़गानिस्तान का बम्बार्डमेंट कर दो, पूरा बम गिरा दो, पूरा सभी किसी का भी जान माल का आप चिंता ना करो, तो कोई भी कंट्री जीत सकता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान को जीत सकता है। तो इन चीज़ों का बात है। तो अफ़गानिस्तान के ऊपर हमने बहुत विशेष बात कर ली, अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जी हाँ, पाकिस्तान को कब्ज़ा किया जा सकता है, पाकिस्तान को पूर्णतः भारत कब्ज़ा कर सकता है। लेकिन इसमें भारत की भी ऐसा नहीं है कि कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, भारत की भी अच्छी खासी कैजुअलिटी हो जाएगी। फिर बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल को भी कब्ज़ा किया जा सकता है, भूटान को भी किया जा सकता है, बांग्लादेश को भी किया जा सकता है, और म्यांमार को भी किया जा सकता है। तो हम लोग बात करेंगे, और ये श्रीलंका है, इसको भी कब्ज़ा किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, क्या ये कब्ज़ा करना भारत के इतिहास में कभी रहा है? तो दोस्तों, भारत इस बेस पे तो कब्ज़ा कर सकता है मौर्य साम्राज्य का हवाला देकर, कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब तो हम पहले थे ही मौर्य साम्राज्य में। लेकिन इतना कब्ज़ा करते करते पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब को कब्ज़ा करने के चक्कर में, नेपाल को करने के चक्कर में, भारत ऐसा नहीं रहेगा जैसा आज है। भारत बहुत ही अ, ये कह सकते हैं कि बहुत ही लो चला जाएगा, बहुत ही इसकी इकोनॉमी खस्ता हालत हो जाएगी। और आज के समय में जो युद्ध के विरोधी रहे हैं, आज की जो लीडरशिप है भारत की, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो यहाँ तक कि नेपाल को भी नहीं आक्रमण करना चाहेगी। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप देख सकते हैं कि अखंड भारत का जो परिकल्पना है, ये कहीं न कहीं एक इमेजिनेशन है। ऐसा तभी हो सकता है जब वर्ल्ड वार 3 छिड़ जाए। जब वर्ल्ड वार 3 कहीं से आगाज़ हो जाता है और भारत भी उसमें कूद जाता है, तो फिर जा कर के जब सब कोई अपना अपना असली रूप दिखाने लगते हैं, सब कोई एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते हैं, तो फिर हो सकता है कि भारत लड़ाई करना शुरू करे। बांग्लादेश को आराम से भारत कब्जा लेगा, म्यांमार को भी कब्जा सकता है, लेकिन म्यांमार को कब्जाने के चक्कर में चीन से भी भारत को कुछ रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब वर्ल्ड वार 3 होगी तो चीन भी कूदेगा, और चीन भारत के इस क्षेत्र को लेना चाहेगा, इस क्षेत्र को नॉर्थ ईस्ट के ऊपर आक्रमण करेगा। तो कहीं न कहीं म्यांमार को कब्जाने के चक्कर में चीन से भी भारत को लड़ना पड़ेगा। तो ये कोई आसान टास्क नहीं होगा। तो घूम फिर कर बात आती है कि कौन से देश को भारत कब्जा सकता है अच्छे से, वो है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पाकिस्तान को भी कब्जाने के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये और भूटान, ये जो 4 देश आपको दिख रहे हैं, इसको भारत कब्जा सकता है। ये एक्सपेंशन भारत का हो सकता है। पाकिस्तान को कब्जाने के लिए भी जो है अ, कहीं न कहीं भारत को चीन से भी संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम लोग इन चीज़ों को देखने के बाद अब जानते हैं कि ये जो अखंड भारत की परिकल्पना है, अखंड भारत का जो सोच है, वो क्या सही रहेगा, क्या
इसके ऊपर कोई बाद में कोई चीज़ें हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं कि केवल लैंड एरिया को बढ़ा लेने से हमें बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है। कई यूरोप में बहुत सारे देश, छोटे छोटे देश हैं जिनकी जीडीपी भारत से ज़्यादा है, जैसे जर्मनी है। और आपके कई सारे देश हैं जिसकी जीडीपी पर कैपिटा ज़्यादा है, जैसे यूके है, फ्रांस है, बहुत सारे देश हैं। तो केवल लैंड एरिया बढ़ जाने से किसी भी देश का जो इकोनॉमी है, जो लोगों की जो लाइफ है, ऑल इन ऑल क्या है मैटर करता है, वहाँ का हैप्पीनेस, वो नहीं। दूसरी बात कि जब आप इनको कब्जाएंगे तो लैंड के साथ साथ आपके देश में मुस्लिम भी आएंगे, बांग्लादेश के भी मुस्लिम आएंगे, श्रीलंका के बौद्ध भी आ जाएंगे, नेपाल के हिंदू आ जाएंगे, भूटान के भी बौद्ध आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आज भारत में समझ लो कि आप 25 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ पे 22 करोड़ हैं, और यहाँ पे करीब करीब 17 करोड़ हैं। तो 17, 22, 25 आप इन सब को ऐड कर दोगे तो कहीं ना कहीं आपके 65-70 करोड़ के आसपास जो है, 70 करोड़ आप मान लो, ठीक है। आपको 1 मिनट में बताता हूँ। तो वही कहीं ना कहीं आपके 65 करोड़ होते हैं, 65 करोड़ के आसपास होते हैं। तो 65 करोड़ जब आपके मुसलमान ही हो जाएंगे इस पूरे क्षेत्र में, तो जितने आज के जो आपके हिंदू बच रहे हैं, हिंदू जो कंट्री है, क्योंकि अखंड भारत का जो परिकल्पना वो कहीं ना कहीं हिंदुओं और हिंदू एस्पेक्ट ऑफ अखंड भारत, न कि मुस्लिम एस्पेक्ट ऑफ अखंड भारत। तो हिंदू एस्पेक्ट ऑफ अखंड भारत की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 65 करोड़ जब आपके मुसलमान हो जाते हैं, इसके साथ आपके 110 करोड़ जो है वो हिंदू मान के चलो आप, तो कहीं ना कहीं आपके जो 175 करोड़ जो है पॉपुलेशन हो जाएगी, और 65 और इधर 110। तो कहीं ना कहीं आप ये मान कर चलिए कि जो रेशियो आज कहीं ना कहीं 80-20 का बताया जाता है, वो रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। और जो अखंड भारत का जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूर्णतः ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 65 करोड़ पॉपुलेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। 65 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, उसकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, उसको ले करके जब चलना पड़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं ये है कि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी के लिए ख़तरा हो जाएगा। प्लस भारत की सीमा अफ़गानिस्तान से लगने लगेगी। टेररिज़म जो पाकिस्तान का हब हुआ करता था, जो आज इस बॉर्डर के कारण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो खुलेआम टेररिज़म भारत में होने लगेगी, क्योंकि एक ही कंट्री हो जाएगी तो टेररिस्ट आना शुरू हो जाएंगे, कहीं पर भी अटैक हो जाएगा। एक ही देश, आप ये समझ लो यूपी से जाकर कोई एमपी में बम फोड़ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस उसको रोक सकती है? क्या कुछ हो सकता है? ऐसा खुलेआम हो जाएगा। कोई भी खैबर पख्तूनख्वा से आकर के मिज़ोरम में बम फोड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ें हो जाएगी। इसका पॉजिटिव साइड ये हुआ कि कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएगा, और दूसरी चीज़ें ये होंगी कि जो अखंड भारत का जो परिकल्पना है वो बेसलेस है। मैं कंक्लूज़न में मैं यही कहूँगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, अगर आपको केवल एक हिंदू भारत चाहिए या एक सनातनी भारत चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों कंट्री जो कि पहले भारत में थे, इस पर अटैक करके इसे आप जब मिलाएंगे या फिर जो भी करेंगे, इस पर अटैक करने के बाद ये हो सकता है, इसको मैं अलग से वीडियो में भी बात करूँगा किस तरीके से है, उस पर ये हो सकता है कि जितने भी मुसलमान भारत में हैं, इनको फोर्स किया जाए कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश
रीमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाया जाए कि इन दोनों पे अटैक करने के बाद जो गलती पार्टीशन के समय हुई कि हिंदू और मुसलमान दोनों को भारत में रहने की इजाज़त दे दी गई, उसको सुधारने के लिए ये किया जा सकता है कि मुस्लिमों को फोर्स किया जाए कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश जाइए, आपको 2 देश ऑलरेडी मिल चुके हैं। इधर वाले एक ये समझ लो कि ये लाइन बना दिया जाए, या फिर आप ये कह लो कि ये लाइन बना दिया जाए, जिसको जो नज़दीक पड़ जाए बांग्लादेश, जिसको नज़दीक पड़ जाए वो बांग्लादेश चला जाए, जिसको पाकिस्तान नज़दीक पड़ जाए वो पाकिस्तान चला जाए। तो ये चीज़ें हो सकती है। श्रीलंका को कब जाना फेवरेबल रहेगा भारत के लिए। श्रीलंका प्लस नेपाल और भूटान, ये 3 देश को भारत आसानी से कब्जा कर सकता है, बांग्लादेश को भी कर सकता है। तो ये जो एक नक्शा मैंने आपको बताया, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये देशों को भारत कब्जा कर सकता है। म्यांमार की बातें अलग है, म्यांमार को कब्जा करने के लिए चीन का भी एंगल अलग है। वही पाकिस्तान को कब्जा करने के लिए भी चीन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देगा, लेकिन उसके लिए भारत को कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो ये है अखंड भारत की पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई, पूरी सब कुछ बता दी। अब इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय हिंद प्रदेश, आंगी भाषा, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय बिहार।